पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में क्या होता था, एक होता था विलन जो कि बहुत बुरा है, हर चीज़ में बुरा है, और एक होता था हीरो जो कि हर चीज़ में अच्छा है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा लवर है, अच्छा वर्कर है, और अगर लड़ाई करता है तो अच्छा फाइटर है। बट ना एक्चुअल ना रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। हर इंसान की ना मतलब कुछ ना कुछ ग्रे शेड होते हैं, कुछ ग्रे कैरेक्टर होते हैं। हर इंसान में कोई ना कमी होती है। वैसे ना हर बाइक में ना कोई कमी होती है। सेम जो है अपनी स्क्रैम्बलर एक्स के लिए एप्लीकेबल है। इस बाइक में कुछ कमियां हैं, बट मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो कमियां हैं ये इस बाइक के लिए डील ब्रेकर हैं या नहीं। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो यार जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे पास जो है ट्रायम्फ स्पीड 400 भी है, मेरे पास ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X भी है। और मैंने जो अपनी स्पीड परचेज की थी वो परचेज की थी मैंने सितंबर स्टार्टिंग में, एंड स्क्रैम्बलर जो मैंने ली है नवंबर स्टार्टिंग में लिया है। मैं अपनी स्पीड पे जो है लद्दाख कर चुका हूँ, गंदी वाली ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, जांसकार में हाईवे कर चुका हूँ, सिटी कर चुका हूँ। अपनी स्क्रैम्बलर पे मैं सिटी कर चुका हूँ, हाईवे कर चुका हूँ, हिल्स कर चुका हूँ, गंदी वाली ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ। और मैंने अपनी जो स्पीड है वो चला दी है ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर प्लस। और स्क्रैम्बलर जो है अपनी चल चुकी है 1600 किलोमीटर प्लस। दोनों बाइक की जो है फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, एंड दोनों बाइक्स पे जो है इंजन सेम ही है। और टोटल मिलाकर ना ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर जो है मुझे इस इंजन का जो है एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब ना मुझे इस बाइक के बारे में ना मोरलेस मालूम चल गया है कि इस बाइक में क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं। तो यार इस वीडियो में ना मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इस बाइक के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं, और जो इस बाइक के कौन से नेगेटिव पॉइंट है ना वो क्या इस बाइक के लिए डील ब्रेकर हैं। इस क्वेश्चन का ना आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा, और मेरा क्या ओपिनियन है इन पॉइंट्स को लेके वो भी मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट पे शेयर करूंगा। तो यार एक रिक्वेस्ट है, अब ये वीडियो ना कितना लंबा होने वाला है मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर टाइम कम है तो अभी स्किप कर दो, बाद में आकर जो है आप पूरा वीडियो देख लेना। तो यार पहले बात करते हैं कि इस बाइक की जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्रॉस क्या है। सबसे पहला प्रॉस और पॉजिटिव पॉइंट जो है ना मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक का, वो है इस बाइक की फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी की एंड लुक्स की। लुक्स इस बाइक की अमेजिंग है, हेड टर्नर है। आप अगर रोड पे जा रहे हो ना, श्योरली आपसे 3-4 लोग ना रुक के पूछेंगे ये बाइक कौन सी है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है, इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस जितना प्राइस है ना इसका, इससे ज़्यादा फील होता है, लोगों को लगता है इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी लुक्स तो अमेजिंग है ही, बिल्ड क्वालिटी ना बहुत ही अमेजिंग है। इस बाइक को ना मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जून एंड में यूट्यूब के वीडियोज़ पे, और हर यूट्यूबर ना इस बाइक की फिट एंड फिनिश की, बिल्ड क्वालिटी की तारीफ कर रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने इस बाइक को एक्चुअल में फिजिकली देखा था आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग में, जब स्पीड आई थी शोरूम में, तब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखोगे ना पास से देखोगे तो ये जो टैंक है, इसका जो पेंट है अभी तो ऊपर हो रखी है लैमिनेशन, अदरवाइज जो पेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है। नट्स जो हैं वो भी ना काफ़ी प्रॉपर साइज़ के और प्रॉपर फिट एंड फिनिश के लगते हैं। सीट की स्टिचिंग, सीट की शेप, और ये जो आपका ग्रैब रेल है ये वाली, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ना मतलब काफ़ी प्रीमियम लगती है आपको, नो डाउट। और यहाँ देखोगे ये जो ट्रायम्फ का जो सिग्नेचर स्टाइल है, यहाँ देखोगे ये यूजली फॉक्स जो है इसकी फिट एंड फिनिश, मतलब ये गोल्डन कलर ऐसा है कि बिल्कुल भी ना ऑड लगता नहीं है, मतलब बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये जो फाइबर पार्ट है इसके, मडगार्ड ये फाइबर का है, वेरी गुड क्वालिटी। ये जो इसके यूजली फॉक्स हैं, इसका जो प्रोटेक्टर है ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, एकदम हार्ड है ये। एंड हिमालयन 450 की जो बिल्ड क्वालिटी है पुरानी हिमालयन 411 से बहुत बेटर है, मतलब काफ़ी चेंज है उसमें, मतलब काफ़ी अपग्रेड है। बट ये जो पार्ट था ना उसका हिमालयन का, ये देखोगे तो काफ़ी हल्का है उसका, ये जो है काफ़ी हैवी है। अब जस्ट कंपेयरिंग फ्यू थिंग्स, मेरे अकॉर्डिंग ना इस सेगमेंट में, मतलब बजट सेगमेंट में 40 PS की पावर के साथ में जो बाइक्स अभी आ रही है मार्केट में ना, उनमें सबसे बेटर फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी जो है ट्रायम्फ स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों बाइक की है। मतलब इसमें ना कोई चीज़ ना मुझे ऐसी नहीं लगती कि मैं बोलूँ कि हाँ ये चीज़ जो है थोड़ी सी ना और बेटर हो सकती थी, मतलब काइंड ऑफ ना हर चीज़ जो है परफेक्ट है एकदम। नेक्स्ट इस बाइक में पॉजिटिव पॉइंट जो है, प्रॉ जो है, वो है इस बाइक का इंजन। इस बाइक का जो इंजन है ना अमेजिंग, बहुत ही स्मूथ है, मतलब सिंगल सिलेंडर के हिसाब से बहुत स्मूथ है। स्पीड में जो है ना ये इंजन काफ़ी स्मूथ फील होता है आपको, बट स्क्रैम्बलर में ना थोड़ा सा आपको रॉ फीलिंग देता है ये। ऑफकोर्स वो जो है ना रॉनेस जो है इस बाइक की स्क्रैम्बलर की जो है वो कैरेक्टर भी है, क्योंकि इसमें जो स्प्रॉकेट है वो चेंज है इसके, प्लस जो टायर है इसमें आपको काइंड ऑफ ऑफ रोड प्लस ऑन रोड टायर मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपको रॉ फील आती है। अदरवाइज इंजन जो है अगर आप इस सेगमेंट की बाइक से कंपेयर करोगे ना, जो भी और बाइक्स है मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे ये जो इंजन है काफ़ी स्मूथ है। प्लस बात करें इसके इंजन की लो एंड परफॉर्मेंस की, अमेजिंग परफॉर्मेंस है, मिड एंड की अमेजिंग परफॉर्मेंस है। टॉप एंड में हम बोल सकते हैं कि 120 के बाद जो है इसमें आपको अच्छी खासी जो है वाइब्रेशन फील होती है, तो टॉप एंड जो है इतना अमेजिंग नहीं है। बट ना एक्चुअल में जिस पर्पज़ के लिए बाइक है, ये बाइक है आपकी सिटी के लिए भी है, हाईवे के लिए भी है,
ट्रिप के लिए भी आप इसमें सब कुछ कर सकते हो, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, मतलब लिमिटेड जो है थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो। उस पर्पज़ के लिए ना आपको बाइक में लो एंड और मिड एंड अच्छा होना चाहिए। हिल्स में ये बाइक बहुत ही बड़ी परफॉर्म करती है, आपको फ्रीक्वेंटली जो है गियर चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। मतलब अगर आप थर्ड गियर में अपहिल जा रहे हो, फोर्थ गियर में जा रहे हो, तो आप देखते भी नहीं हो किस गियर में हो, क्योंकि आपको फील ही नहीं होता, आपको इंजन जो है फील नहीं कराता। हाँ, टॉप एंड जो है इस बाइक का बहुत अमेजिंग नहीं है, आपको वाइब्रेशन जो है फील होती हैं 100 के बाद 90 के बाद आपको थोड़ी बहुत जो है वाइब्रेशन फील होती हैं, और 120 के बाद जो है थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती हैं। बट इस बाइक के लिए, इस बाइक का जो पर्पस है उसके हिसाब से बाइक का जो इंजन है लो एंड मिड एंड अच्छा है, टॉप एंड की परफॉर्मेंस जो है इसकी एवरेज है। इस बाइक का थर्ड पॉजिटिव पॉइंट वो है इसके सस्पेंशन। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग सस्पेंशन है ये। सस्पेंशन जो ट्रेवल है फ्रंट में है आपको मिलता है 150 mm, रियर में भी आपको उतना ही मिलता है। स्पीड में जो है थोड़ा कम है, स्पीड में आई थिंक आगे 140 है, पीछे जो है 130 है, मतलब या फिर पीछे 140 है आगे 130 है, तो थोड़ा कम है। और जो फील है ना इसकी सस्पेंशन की वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको ना किसी भी बाइक में ना जो सीट कंफर्ट मिलता है ना, उसके दो होते हैं रीज़न। एक तो सीट में कुशनिंग कैसी है, इस बाइक में सीट में कुशनिंग ठीक है, ओके है, अब एवरेज है, प्लस सस्पेंशन जो है इसके बहुत अच्छे हैं, तो ना आपको ओवरऑल जो राइड कंफर्ट मिलता है ना वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन मिलता है। इसको अगर हम KTM 390 एडवेंचर के सस्पेंशन से कंपेयर करें ना, दिस इज नॉट एडवेंचर टूरिंग बाइक, प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग बाइक नहीं है। स्टिल KTM 390 में आपको मिलता है 170 mm का सस्पेंशन ट्रेवल, इसमें मिलता है 150, तो ऑलमोस्ट उतना ही है। इस बाइक पे जो है आप रफ पैचेस में आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, थोड़ी बहुत जो ऑफ रोडिंग है ना वो इस बाइक पे आप कर सकते हो। मैंने जो है लद्दाख की है स्पीड पे एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। जो सस्पेंशन सिस्टम था उसका, आई वॉज नॉट फीलिंग फटीग, किसी भी दिन मुझे फटीग फील नहीं हुई स्पीड में, जबकि उसका सस्पेंशन ट्रेवल जो है कम है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है उसकी, तब भी मुझे उसमें कोई फटीग फील नहीं हुई। और ये बाइक ना धमाल मचा देगी अगर आप इस बाइक को लद्दाख लेके जाओगे तो। और एक और चीज़ बता दूँ, इस बाइक में आपको आगे मिलते हैं USD फॉक्स, पीछे मिलते हैं आपको मोनोशॉक, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसके सस्पेंशन की। और फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक में इसका स्मूथ क्लच, बहुत ही लाइट क्लच है, स्लीपर असिस्ट क्लच है, एंड इसकी स्मूथ गियर शिफ्टिंग। पता है यार, जब आप सिटी में राइड कर रहे हो या फिर आप हिल्स पे राइड कर रहे हो और उस टाइम आपकी बाइक का जो क्लच है वो हार्ड है, ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत बड़ा पेन होता है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंटली जो है गियर चेंज करने पड़ते हैं, सिटी में भी माउंटेन्स में भी। इसमें जो है आपको, इस बाइक में जो है वैसे ही आपको जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और रहती भी है तो क्लच जो है इसका बहुत लाइट है। देखो यार, इस बाइक में और भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट ना जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है ना, मैं खाली उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब बात करते हैं इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स की, कॉन्स की। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट वो है इस बाइक का सेल्स और सर्विस नेटवर्क। इस बाइक के ना ट्रायम्फ के जो है ना अक्रॉस इंडिया अभी तक 23 जो है डीलरशिप है, 23 सर्विस सेंटर है, 23 जो है शोरूम है। इसको अगर हम कंपेयर करें ना आरी से, तो वैसे कंपेरिजन बनता नहीं है। आरी के ना ऑलमोस्ट 1800 डीलर जो हैं अक्रॉस इंडिया हैं, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो हिसाब की 80 टाइम्स जो है नेटवर्क बेटर है आरी का कंपेयर टू ट्रायम्फ। और अगर किसी को ये बाइक परचेज करनी है ना, तो अगर आपके घर से शोरूम जो है 100-150 या 200 किलोमीटर दूर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्विस के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर से जो आपका इसका जो सर्विस सेंटर है वो 150-200 किलोमीटर अगर दूर है ना, तो ना आपके लिए थोड़ी सी पेन है। हाँ, इसका जो सर्विस इंटरवल है वो काफ़ी लंबा है, 60,000 किलोमीटर है, फर्स्ट सर्विस जो है आपकी 1000 किलोमीटर पे है। स्टिल जो है मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको बाइक को बीच में एक पीरियोडिकल चेक के लिए आपको नॉर्मली 5-6 हज़ार किलोमीटर में आना पड़ेगा, बट अगर वो डिस्टेंस जो है आपके लिए इशू नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये बाइक जो है ट्रायम्फ वाले जो है, इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बजाज के साथ में कॉल आया है। तो जो कंपनी का प्लान है ना वो ये है कि कमिंग मार्च तक ना, अगले 3-4 महीने में जो है इस बाइक के जो है ऑलमोस्ट 100 डीलरशिप बन जाएंगी अक्रॉस इंडिया में। 100 डीलरशिप कम है, स्टिल यार 24 से तो बेटर ही है। सेकंड कौन है इस बाइक का RSA। पता है यार, इस बाइक का जो RSA है ना, रोड साइड असिस्टेंस, उसकी जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। काफ़ी इकोनॉमिकल है नो डाउट, बट उसमें दिक्कत ये है कि जो उसमें डिस्टेंस की जो लिमिट है ना वो है 100 किलोमीटर। मतलब अगर आपकी बाइक ख़राब होती है और आपके नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर है ट्रायम्फ का वो विदिन 100 किलोमीटर है, तो आपको जो है वो RSA जो है आपके लिए काम करेगा। अगर दूर है तो काम नहीं करेगा, आपको अपनी कॉस्ट में जो है इस बाइक को विदिन 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस के सर्विस सेंटर के लेके आना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा पेन है मेरे अकॉर्डिंग। जब मैं लद्दाख गया था ना तो मैंने इसका RSA ले लिया था स्पीड का, बट पंजाब में जो है इसका लास्ट सर्विस सेंटर है, उसके बाद में जब मैंने पंजाब से 100 किलोमीटर आगे चला गया, उसके बाद में जो RSA है वो किसी काम का नहीं है। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं लद्दाख में कहीं फंसता हूँ तो मैं अपने आप मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट पे जो है इशू होता है तो बाइक को लेके आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा पेन है मेरे अकॉर्डिंग ना। कंपनी को क्या करना चाहिए था, चाहे RSA की कॉस्ट ना
फॉर टाइम बिंग 1 साल के लिए थोड़ी ज़्यादा कर देती, 1000 या 1500 रुपये कर देती। एटलीस्ट ना उसकी जो लिमिट है, जो डिस्टेंस की लिमिट है, वो मेरे अकॉर्डिंग ना 300-400 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि आपका सर्विस नेटवर्क जो है कम है और आप डिस्टेंस भी कम दे रहे हो RSA में, तो वो इतना ना प्रैक्टिकल और लॉजिकल है नहीं। हाँ, सिटी के लिए ठीक है, अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो, आपकी बाइक में कुछ ब्रेकडाउन होता है तो आपको उसका जो RSA का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। बट जो लोग हाईवे पर टूरिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं। नेक्स्ट कौन है, इस बाइक में जो है ना आपको साइड स्टैंड मिलता है बट सेंटर स्टैंड नहीं मिलता, और ना ही कोई सेंटर स्टैंड लगाने का ना ऑप्शन मिलती है, ना ही कोई इसमें सेंटर स्टैंड जो है अभी तक इस बाइक में, ना इसमें ना स्पीड में जो है आफ्टर मार्केट जो आया है। एक बात तो है कि काफ़ी एडवेंचर टूरिंग बाइक में ना सेंटर स्टैंड आपको नहीं मिलता है, बट इसमें लगाने के प्रोविजन भी नहीं है। और ना दिक्कत क्या आती है ना, अगर आपको चेन ल्यूब करनी है, जो कि नॉर्मली आपको टूरिंग में करनी पड़ती है, तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको कोई बंदा चाहिए साथ में सपोर्ट के लिए, ताकि वो बाइक को थोड़ा आपको टिल्ट करे उस तरफ, आप जो है इसमें चेन ल्यूब जो है कर पाओ। सेकेंडली, इन केस आपकी बाइक पंचर हो जाती है तो ठीक है, ट्यूबलेस टायर तो आप इसमें पंचर लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई फील कि सेंटर स्टैंड जो है इसमें होना चाहिए था, या फिर एज ए ऑप्शन आना चाहिए था। नेक्स्ट कौन है इस बाइक में, जो इसका फ्यूल इंडिकेशन है। टोटल जो है ना इसमें ये 8 बार आते हैं जब आपका फ्यूल जो है फिल होता है। एंड मैंने नोटिस किया है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम नोटिस किया, स्क्रैम्बलर में भी, स्पीड में भी, आपका जो फुल टैंक कैपेसिटी है इस बाइक में वो है ऑलमोस्ट आई थिंक 350 किलोमीटर की, और आपका ना 170 तक ना आपका कोई बार कम होता नहीं है, मतलब 170 तक जो आपका सिंगल बार कम होगा हार्डली, और 170 के बाद ना आपके सारे बार जो है कम होना शुरू हो जाते हैं, और एकदम से ही ना विद इन आई थिंक 30, 40, 50 किलोमीटर ना आपके सारे बार जो है वो 2-3 बार आ जाते हैं। तो आपको ना कई बार आइडिया लग नहीं पाता कि फ्यूल कितना बचा हुआ है इसके अंदर। टैंक ऑलरेडी छोटा है इसका, तो मुझे ये लगता है ये सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर फीचर है, आई डोंट नो। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था ये फीचर है, बजाज की बाइक का फीचर है, बट मुझे लगता नहीं है ये फीचर है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक सॉफ्टवेयर इशू है या कोई और इशू है, जिसको मेरे अकॉर्डिंग जो है कंपनी को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहिए या तो हमें बताना चाहिए कि ये क्या फीचर है। और ये चारों कॉन जो है, चारों नेगेटिव पॉइंट जो है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक के लिए डील ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो एक सर्विस नेटवर्क वाला इशू है ना, वो ये है कि यार ठीक है यार, अगर आपसे आपके घर से जो है सर्विस सेंटर जो है इसका सेल जो शोरूम है वो अगर आई थिंक 100-150 किलोमीटर से ऊपर है तो थोड़ा आपके लिए इशू है। अदरवाइज ठीक है यार, बाइक अच्छी है तो वो आपकी कॉल है लेने के लिए। अदरवाइज कोई पॉइंट ऐसा नहीं है इन चारों में से जो कि डील ब्रेकर हो। अब बात करते हैं एक मेन इशू की, और वो इशू है इंजन स्टॉल। अब जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे नहीं है ना, तो उनके लिए बता देता हूँ कि एक्चुअली में इशू क्या आ रहा है। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरी बाइक जो है आपकी लोअर स्पीड पे है, लोअर RPM पे है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ गियर में है, लेकिन RPM जो कम है, 2000 RPM है, 3000 RPM है, 4000 RPM है, मैं बेसिकली अगर स्लो मूविंग ट्रैफिक में चला रहा हूँ बाइक, तब मैं अगर गियर चेंज करता हूँ, गियर चेंज करने के लिए मैं अपना क्लच प्रेस करता हूँ, तो क्लच प्रेस करते ही बाइक बंद हो जाती है, बाइक स्टॉल हो जाती है। ऐसा एक दिन में जो है मल्टीपल टाइम्स होता है, मतलब कि अगर आप खासकर आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में चला रहे हो तब ये दिक्कत ज़्यादा आती है। और ये दिक्कत ना कमाल की बात है, मुझे लद्दाख में बिल्कुल नहीं आई स्पीड में। अब जो है लास्ट ऑलमोस्ट 10 डेज से बोल सकते हो, स्पीड में भी दिक्कत आ रही है, इसमें भी दिक्कत आ रही है। मे भी पहले दिक्कत आई हो, एक आध बार आई हो, रेयरली आई हो, मैंने नोटिस ना की हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी बाइक बंद होगी चलते हुए, तो आपको लगता है ठीक है यार होगी, मे बी मैं जो है रॉन्ग गियर में हूँगा, तो आप इग्नोर करते हो, ठीक है हो गया होगा। बट अब जो है मैं इसको प्रॉपर्ली नोटिस कर रहा हूँ, और जो मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया है ना, उसमें मैंने ये इशू जो रेज़ किया है, तो मुझे मालूम चला है कि ये जो इशू है काफ़ी लोगों को आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहा है। काफ़ी लोगों ने आपने कमेंट्स किए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स किए हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है इंस्टाग्राम पे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो इशू है ना हर एक को आ रहा है, मतलब काफ़ी लोगों का इशू आ रहा है। परसेंटेज कितनी है वो तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ काफ़ी लोगों को आ रहा है। और आई एम श्योर यार जिनको नहीं आ रहा होगा ना, उनको लग रहा होगा कि हाँ यार क्या इशू है ये, मे बी आपका जो है आप रॉन्ग गियर में हो, बाइक स्टॉल हो रही हो, आपने रॉन्ग गियर में पिक कर रहे हो। बट यार ऐसा नहीं है, जब आप क्लच दबाते हो ना तब बाइक बंद होती है। ऐसा नहीं होता कि आप रॉन्ग गियर में हो, बाइक को पिक कर रहे हो रॉन्ग गियर में, आप लो स्पीड पे हो, आप फिफ्थ गियर में बाइक को पिक कर रहे हो तब बाइक स्टॉल हो रही है, ऐसा नहीं है। तो जिनको इशू आ रहा है ना, तो उन्हें ये चीज़ मालूम है। जैसे मुझे इशू आया तब आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये इशू है। तो देखो यार ये इशू तो है नो डाउट, एंड इस इशू को जो है कंपनी को रेक्टिफाई करना चाहिए, एंड आई सपोज कंपनी इससे कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। अब होता क्या है, आपने अगर कोई न्यूली लॉन्च बाइक लिया या फिर कार ली है ना, तो इनिशियल लॉट में ना कोई छोटे मोटे जो है इशू आ जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ना ये जो इशू है ना, ये कहीं ना कुछ ECU से लिंक्ड है, या फिर जो आपकी फ्यूल की जो एयर की मिक्सिंग होती है ना उससे कुछ लिंक्ड है। तो हाँ मैं कह रहा था कि जो भी न्यूली लॉन्च व्हीकल होता है ना, न्यूली लॉन्च व्हीकल होता है फिर कार होती है, उसमें ना इनिशियल लॉट्स में इशू आ जाता है। फॉर एग्जांपल ना, जब मैंने होंडा हाइनेस परचेस की थी तो उसमें भी ना स्टार्टिंग में कुछ इशूज़ थे, मतलब एक ECU का इशू था इसमें, जिसकी वजह से उसमें खारदूंगला पास में इशू आ रहा था। एंड ग्रेजुअली जो है वो कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया। एंड जो आपकी KTM 390 एडवेंचर थी
जो मुझे मालूम है जब बाइक लॉन्च हुई थी ना, उसमें भी ये सेम इशू आ रहा था। मतलब कुछ बाइक्स में इशू आया था। मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बाइक परचेस की थी, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ ये इशू आ रहा था उसमें। तो इनिशियल डॉट में इशू आ जाते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऐसा इशू नहीं है कि जो रिजॉल्व ना हो। और यार मैंने ये बोला है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इस पर काम कर रही होगी, इस इशू पे काम कर रही होगी। उसके बोलने के 2 रीज़न है। और पहला तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ना इस प्रोडक्ट को लेके जो है काफ़ी सीरियस है। इस पर मैंने काम किया है, इस बाइक की जो है प्रॉपर्ली टेस्टिंग हुई है। इस बाइक ने, इस कैमरा ने नहीं, स्पीड ने जैसे लद्दाख में परफॉर्म किया ना, आई वॉज अमेज्ड। आपने मेरे लद्दाख के ब्लॉग नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। मैंने बहुत गंदे रफ स्ट्रेच पे, गंदे मतलब पत्थरों वाली रोड्स पे, मिट्टी वाली रोड्स पे, मतलब हर स्ट्रेच पे ना इस बाइक को जो है टेस्ट किया। बहुत ही अमेजिंग बाइक ने परफॉर्म किया है। तो नो डाउट बाइक की टेस्टिंग तो हुई है। एक तो रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि अपने सीरियस है। सेकेंडली एक और चीज़, मुझे ना आज से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ना बजाज की टीम से कॉल आया था। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने ना, बजाज की टीम ने ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी कस्टमर्स को जो है ना, जिन्होंने फर्स्ट लॉट में जो है ट्रायम्फ स्पीड परचेज करी थी ना, उन्हें कॉल किया था उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो उसके लिए ना एक इंटरेक्टिव सेशन था दिल्ली में नेहरू प्लेस में। तो उसमें ये था कि 3 बंदे बैठेंगे बजाज के, 3 बैठेंगे कस्टमर, और उसके मल्टीपल सेशन थे 2-3 दिन के लिए। तो मतलब काफ़ी लोगों को उन्होंने, आई थिंक 20-25 लोगों को उन्होंने कॉल किया था। तो मैं उस सेशन में जा नहीं पाया, बट जो उस सेशन के जो कोऑर्डिनेटर थे ना, उससे मेरी रेगुलर बात हो रही थी। तो उन्होंने जो बताया मुझे, उसका पर्पज़ ये था कि भाई कितने क्या इशू आ रहे हैं बाइक में, क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं, पूरा फीडबैक लेने के लिए उन्होंने जो है इंटरेक्टिव सेशन जो है अरेंज किया था। तो यार ऐसा कुछ मतलब मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई कंपनी कर रही हो। मे बी करती हूँ और कंपनी भी करती हूँ, आप लोगों को मालूम हो। बट मुझे ऐसा मेरे नॉलेज में किसी बाइक को लेके, किसी मतलब खासकर आप बोलो कि इस रेंज की बाइक को लेके ना, ऐसे कुछ इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया हो कंपनी ने, इतनी कंसर्न मैंने देखा नहीं है। देखो यार, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बायर हूँ जो जिसको बाइक अच्छी लगी है, एंड मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यार ये थे इस बाइक के प्रॉस, पॉजिटिव पॉइंट और कॉन्स एज पर मी। एंड अब आप मुझसे पूछोगे ना कि क्या ये पॉइंट जो है, क्या जो कॉन्स है, नेगेटिव पॉइंट है, ये मेरे लिए डील ब्रेकर है, तो आई विल से कि नहीं, ये मेरे लिए जो है डील ब्रेकर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो लास्ट पॉइंट है ना, इंजन स्टॉल वाला इशू है, वो हाँ वो एक कंसर्न है, बट आई स्ट्रांगली फील कंपनी जो है इस पर काम कर रही होगी। बहुत ही अमेजिंग बाइक है ये, एडवेंचर टूरिंग बाइक नहीं है, बट दिस बाइक इज़ ग्रेट फॉर सिटी, हाईवे, माउंटेन्स, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग। और यार एक और चीज़, कल मैं जा रहा हूँ ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में, मुझे अपनी बाइक में ना कुछ एसेसरीज लगवानी है, टॉप रैक लगवाना है और एक चीज़ और लगवानी है। एंड मेरी बात हुई थी उनसे कि इस बाइक में जो इशू आ रहा है, स्टॉल का इशू आ रहा है, उसके रिगार्डिंग मेरी बात भी हुई थी। मैंने अपना वीडियो भी उससे शेयर किया था। तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप आ जाओ, हम डिस्कस करते हैं क्या इशू क्या नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं इस पर। बाकी जो भी अपडेट आएगा इस इशू का, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा फॉर श्योर। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किए बिना ना बिल्कुल भी मत जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।